अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने आपका चैप्टर 13 इम्यूनिटी को स्टार्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके इस चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले के लेक्चर के अंदर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर पूरा लेक्चर ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी को समझा था। और उधर मैंने आपको कहा था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है एक्चुअली वो दो तरीक़ों से क्या होती है, इफेक्ट करती है, एक्ट करती है। तो वो आज हम उन दोनों तरीक़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि मेरे पास आपके इंटरेस्टिंग सी पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इस चीज़ के लिए आप क्या रहें, मेरे साथ रहें। और ये जितने भी नोट्स हैं मैंने आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की बुक में से लिए हैं। उसके पहले जो बकाया लेक्चर है वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर हमने इनियट इम्यूनिटी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस को हमने कवर किया है। तो आज हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को, जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, वो कवर करेंगे स्टूडेंट्स। और इसका आज मैकेनिज्म भी समझेंगे, एक्चुअली होती कैसे, कौन से सेल्स से करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस है हमारे पास, एक्चुअली दो तरीक़ों से क्या करता है, एक्ट करता है। सबसे पहले जो हमारे पास इधर एक वे आता है वो हमारे पास आता है, एक तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या आती है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आती है, जो कि किसके थ्रू होती है? टी सेल्स के थ्रू होती है। इसके बाद हमारे पास आती है एक एंटीबॉडी मेडिएटेड या ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल का जो वर्ड होता है, इससे मतलब होता है फ्लूइड। क्या होता है? इधर जो वर्ड ह्यूमरल है, इसका मतलब होता है फ्लूइड, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो फ्लूइड के थ्रू जाए। और इस इम्यूनिटी को हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कह देते हैं। और ये जो इम्यूनिटी होती है थ्रू द बी सेल्स के थ्रू होती है, यानी कि बी सेल्स इस इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इन दोनों इम्यूनिटी के अंदर मैं आपको खास बात बता दूँ, ये दोनों ये इम्यूनिटी हमारे पास जो थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस के अंदर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है, इसको हम एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कह देते हैं। ये हमारी लॉन्ग लास्टिक इम्यूनिटी होती है। आज हम समझेंगे लॉन्ग लास्टिक हो कैसे जाती है, कैसे इतने टाइम के लिए बंदे को इम्यून कैसे कर देती है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, होता है क्या कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को जो होता है परफॉर्म, अब हम सबसे पहले सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से शुरू करेंगे। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो आता है ये है कि परफॉर्म बाय द टी लिम्फोसाइट्स। ये बात अब आपको पता है, इसको हम ज़्यादा एलेबोरेट में नहीं जाएंगे। अच्छा, विच डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी। अच्छा, इसमें एक और डिफरेंस ये है कि ये एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करती, लेकिन अगर हम ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करते हैं, वो एंटीबॉडी सिक्रीट करती है। उनके जो सेल्स होते हैं एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये वर्क करते हैं इंपॉर्टेंट अगेंस्ट द वायरसेस, पैरासाइट विच एक्चुअली हाइड विद इन द होस्ट। यानी कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो होस्ट के इनसाइड के हों, छुपे हुए हों, उनके अगेंस्ट काम करती है। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैकेनिज्म ये है कि भाई हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्टेड सेल, जब भी कोई सेल इन्फेक्ट हो जाता है, यानी कि मैंने इधर आपके लिए पूरा मैकेनिज्म तैयार किया ताकि आप इस मैकेनिज्म की क्या करें, समझ सकें कि एक्चुअली मैकेनिज्म चल कैसे रहा है स्टूडेंट्स। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, इस मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास एक आता है सेल्फ सेल, जिसको हम बोलते हैं, जो सेल्फ सेल होता है, यानी कि हमारी बॉडी का जो सेल होता है वो एक्चुअली इन्फेक्ट हो जाता है। इन्फेक्ट कैसे हो जाता है? कोई बैक्टीरिया आता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अब वो ये इन्फेक्टेड सेल होगा। अभी इन्फेक्टेड सेल क्या करता है, अपने सरफेस के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर उसके पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, MHC। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है MHC1, एक होता है MHC2। MHC1 हमारे जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल है उनके पास पाया जाता है, सही है। लेकिन MHC2 सिर्फ इनके पास पाया जाता है जो कि एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल होते हैं, जैसे कि मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब मैं आपको फेगोसाइटिक सेल पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको ये बताया था। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब ये सेल इन्फेक्ट हो जाते हैं तो ये अपनी सरफेस के ऊपर एंटीजन क्या कर देता है, विद एसोसिएट कर देता है किससे, MHC1 मॉलिक्यूल के साथ। तो एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन MHC1 कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या करता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये इंडिकेशन देता है कि भाई मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। अब इस इन्फेक्टेड सेल के लिए सिर्फ एक ही काम है, यार इसको उड़ा दिया जाए। अभी उड़ेगा कैसे? अब आप देखना है कि हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आता है बैक्टीरिया, जिसको हम एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन हर एक वो सब्सटेंस, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक्चुअली हमारी बॉडी का पार्ट ना हो और वो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करे, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। या पैथोजन भी कह देते हैं हम, क्योंकि डिजीज़ कॉज करता है। अब ये जो पैथोजन है बच्चे, यहाँ पे आएगा, इसको मैक्रोफाज बिठाए। अब आपको पता है मैक्रोफाज क्या करेगा, इसको खा जाएगा, इसको फेगोसाइटोसिस करेगा। फेगोसाइटोसिस के बाद, इसको खाने के बाद क्या करेगा, MHC मॉलिक्यूल के ऊपर, मैंने आपको बताया सी सरफेस के ऊपर MHC2 मॉलिक्यूल होता है। अब ये क्या करता है, इसको फेगोसाइट करने के बाद इसको इंटरनलाइज करके अंदर लेके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, फिर उसको प्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन, सही है। अब इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है विद द एसोसिएशन ऑफ MHC क्लास 2 कॉम्प्लेक्स, सही, इसके साथ मिला के। अभी होता है क्या है कि इस MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल को दूसरे स्टेप में क्या होता है, कौन रिकॉग्नाइज करता है, हमारे पास आ जाता है इधर टी हेल्पर सेल्स। अच्छा, टी हेल्पर सेल्स की भी टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास टी हेल्पर सेल्स, और दूसरा होता है हमारे पास टी किलर सेल्स, और तीसरा होता है हमारे पास टी सप्रेसर सेल। यानी कि सप्रेसर सेल वो सेल होता है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ टी किलर सेल्स की रिड्यूस कर देता है कि भाई अब आप रुक जाओ, अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको बनने की। अच्छा, टी जो हेल्पर सेल्स होता है रिकॉग्नाइज करता है आके इधर। जैसे ही रिकॉग्नाइज करेगा स्टूडेंट्स, वैसे होगा क्या कि
एंटीजन रिकॉग्नाइज होते ही क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा सिंथेसाइज ऑफ द बी सेल्स, जो कि एक्चुअली ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर काम आने वाला है। तो इससे ही पता चलता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी को एक्टिव होने के लिए भी क्या चाहिए होता है, टी हेल्पर सेल चाहिए होता है। इस बात को आपने यहीं पर ही रोक लेना है। अब यहाँ से आपने पिछले हमारे इम्यूनिटी के अंदर इस बात को याद रखना है, वहाँ तक उस जब हम उधर पहुँचेंगे तो उधर आपको इस बात को याद रखना दिमाग में। तो सर होता क्या है कि जो टी सी सेल होता है ना, इसको भी एक्टिवेट कर देता है। अभी टी सी सेल में आपको बताया था कि साइटोटॉक्सिन सेल्स होता है जो एक्चुअली क्या करवाते हैं, सेल की साइटोटॉक्सिसिटी करवा देते हैं, सेल की डेथ करवाते हैं। अभी जो टी सी सेल होता है एक्चुअली क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है किसको, मेमोरी सेल्स को। और यही मेमोरी सेल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी के अंदर। ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इस बात को आपने क्या रखना है, अपने दिमाग में याद रखना है। इस वजह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास मेमोरी सेल्स आ जाते हैं उस पैथोजन के खिलाफ जिसने उसको अटैक किया था। तो अब होता क्या है कि टी सी सेल्स पहले स्टिमुलेट करता है, फिर उसको ऊपर जाता है। अब क्या करेगा, मैंने आपको बताया इन्फेक्टेड सेल का काम क्या होता है। अब इन्फेक्टेड सेल भाई इन्फेक्ट हो चुका, अब तो कोई काम ही नहीं करता, अब तो हम उसे मार देंगे ताकि ये डिवाइड ना हो सके और पूरी बॉडी में फैल ना सके। तो अब ये टी सी सेल क्या करता है, आता है और किसको आके मार देता है, इन्फेक्टेड सेल को आके डिस्ट्रॉय कर देता है फ्रॉम द थ्रू देयर साइटोटॉक्सिन, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाए थे। हमारे पास आ जाते हैं इंटरफेरोन्स आ जाते हैं, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर आ जाता है, और हमारे पास और भी बहुत सारे आ जाते हैं, एपोप्टोसिस भी आता है इसमें। इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आप मेरे सीरीज से लेक्चर देखते हैं और आ रहे तो ये आपके लिए मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा आसान है। तो बच्चे ये डिफरेंस है हमारा किसके अंदर, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर, जो मैंने आपको समझाया। इसके अंदर मैक्रोफाज आता है, इंटरनलाइज करता है, इंटरनलाइज करने के बाद प्रेजेंट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीजन विद एसोसिएशन ऑफ एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल। उसके बाद आता है, फिर उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, टी हेल्पर सेल आके इसको रिकॉग्नाइज करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास टी सी सेल बनते हैं, बी सी सेल्स बनते हैं। बी सी सेल हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर चले जाते हैं। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी में जाते हैं तो वो हमारी एंटीबॉडी बनाने का काम स्टार्ट कर देते हैं, एक्चुअली वो उधर होता है। लेकिन टी सी सेल क्या करते हैं, वो इन्फेक्टेड सेल को चुन चुन के मारना शुरू कर देते हैं। इस बात को आपने यहाँ तक याद रखना है। तो अब यहाँ पे हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है खत्म। सिर्फ अब इसके बाद हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है हमारी खत्म। अब हमारी शुरू होती है कौन सी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो बच्चे अगर यहाँ तक पसंद आया तो लाइक कर दो ताकि मुझे मज़ा आए आपको, और भी आपके लिए ऐसे ब्यूटीफुल से लेक्चर्स और मैकेनिज्म बनाने के लिए, ताकि आपके लिए जो बायोलॉजी है बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए, बच्चे होता क्या है कि अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा दूसरा पार्ट, आपकी एडाप्टिव इम्यूनिटी का, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का। दूसरा तरीका क्या होता है किसी भी पैथोजन को मारने का। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड या ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल का मैं मतलब आपको बता चुका हूँ। एंटीबॉडी एक्चुअली फ्लूइड होता है। एंटीबॉडीज़ की मैं आपको टाइप बताऊंगा, 5 टाइप होती है एंटीबॉडी की, और मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर को, शेप को समझ रहे होंगे, आगे हम शेप को भी समझेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, होता क्या है कि एंटीबॉडी जो आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है प्रोवाइड की जाती है बाय द बी सेल्स, और ह्यूमरल इम्यूनिटी provided by antibody which found on the surface of the B cells। सही है। अब होता है क्या है, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है एक्चुअली ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या था, हमारे पास सेल्स आ रहे थे। हमारे पास कौन सा आ गया था, कौन सा सेल आ गया था, साइटोटॉक्सिक सेल आ गया था, मेमोरी सेल आ गया था। तो इस वजह से हम उसे सेल मेडिएटेड बोल रहे थे। इधर हम इसको ह्यूमरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इधर एंटीबॉडी बन रही है जो कि एक फ्लूइड सब्सटेंस है, विच फाउंड, जो कौन सी सर्फेस के ऊपर पाया जाता है, बी सेल्स की सर्फेस पे पाया जाता है। व्हेन बी सेल एंटीबॉडी बाइंड विथ एंटीजन एक्टिवेट्स द प्लाज्मा सेल। जैसे ही, अभी मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म भी समझाऊंगा, जैसे ही बी सेल क्या करता है बच्चे, बाइंड करता है विद द सरफेस ऑफ बाइंड करता है विद एंटीजन। बी सेल जैसे एंटीजन के साथ बाइंड करता है तो क्या बनता है, हमारे पास प्लाज्मा सेल बनता है। अब प्लाज्मा सेल का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, और वो इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि सेंथिसाइज कर देता है, स्टार्ट द सेंथिसाइज ऑफ एंटीबॉडी एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब वो एंटीबॉडी को सिक्रीट करना शुरू कर देगा। बात होगी तो कहती है कि इतनी ज़्यादा स्पीड से बन रही होती है कि 2000 एंटीबॉडीज़ बनती हैं पर सेकंड के अंदर। इतनी स्पीड से क्या बन रही होती है, एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं स्टूडेंट्स। इस बात को आपने क्या रखना है, अपने दिमाग में बिठा के रखना बच्चे। अब होता क्या है मैकेनिज्म, अब जो मैंने आपको ऊपर लिख के बताया इन द फॉर्म ऑफ, मैं आपको इमेज में बता दूं। देखिए अब हमारे पास आता है बी सेल, सही है, जो आपको देखना अच्छा सा बना हुआ है। बी सेल्स क्या करता है बच्चे, इसके ऊपर बाइंड हो जाती है एंटीजन जैसे इसके साथ आगे बाइंड होती है, तो ये बाइंड होती क्या करती थी, एक्टिवेट कर देती है प्लाज्मा सेल को। अब प्लाज्मा सेल बच्चे क्या करता है, ये स्टार्ट कर देता है बनाना, क्या, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। अच्छा अब ये एंटीबॉडी बनाता है बच्चे। अब ये एंटीबॉडी क्या करती हैं, सबसे पहले इनके फंक्शन भी देख लेते हैं। एंटीबॉडी के फंक्शन होता क्या एक्चुअली, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं ऑफ पैथोजन, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज मतलब उसकी जितनी भी टॉक्सिसिटी है सरफेस मेम्ब्रेन के पास वो सब खत्म कर देते हैं और ऑप्सोनाइजेशन कर देते हैं। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है किसका, हमारे पास एंटीबॉडी का, वो होता है एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ना बच्चे, ये होता है हमारे पास सेट ऑफ 30 प्रोटीन, जो क्या करते हैं, ये सराउंड करते हैं, सराउंड द पैथोजन एंड न्यूट्रलाइज। क्या करते हैं, जाके सराउंड करते हैं विद द एसोसिएशन ऑफ एंटीबॉडी, और जाके इसको बाइंड करने के बाद क्या कर देते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं,
हैं, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि अभी किसी काम का नहीं रहा। तो बच्चे दिस इज टोटल ऑल अबाउट द आवर ह्यूमरल इम्यूनिटी। बच्चा अभी हमने इससे पहले हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को पढ़ा और अभी हमने किसको पढ़ा, ह्यूमरल इम्यूनिटी को। मुझे यकीन है कि आपको बिल्कुल समझ में आई होगी कि MHC1 मॉलिक्यूल क्या होता है। ये सारे न्यूक्लिएटेड सेल में पाए जाते हैं और MHC2 किस में पाए जाते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में पाए जाते हैं। लेकिन आपसे एक सवाल ये भी आ सकता है कि RBC के पास MHC1 मॉलिक्यूल होता है, नहीं होता। क्यों? क्योंकि RBC नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है। ये आपके लिए छोटा सा पॉइंट है जो आप इसे लिख सकते हैं नोटबुक के अंदर, आपको याद रहेगा तो आपके लिए आसानी होगी, आगे फ्यूचर के स्टडीज़ में आपके पास काम आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं हमारी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। शेप ऑफ एंटीबॉडी होता है क्या बच्चे, शेप ऑफ एंटीबॉडी। शेप ऑफ एंटीबॉडी में क्या था, हमारे पास 20 सेल रिसेप्टर भी कहते थे किसको, एंटीबॉडी को। अच्छा अब होता क्या है, मैंने आपको बताया कि एंटीजन आके बाइंड करती है। देखिए एंटीजन जो आके बाइंड करती है ना, तो हर एक एंटीजन की एक्टिव जो बाइंडिंग साइट होती है वो डिफरेंट होती है। हमारी बॉडी में ज़रूरी नहीं है कि एंटीजन आने के बाद एंटीबॉडी बनी, हमारी बॉडी में हर वक्त एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। लेकिन होता क्या है कि हर एक एंटीजन जो आपके बाहर से आ रही है उसके लिए एक स्पेसिफिक क्या होता है, बाइंडिंग साइट होती है ऑन द साइट ऑफ एक्चुअली वेरिएबल रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का जो वेरिएबल रीजन होता है एक्चुअली चेंज होता है, क्योंकि ये हर एक एंटीबॉडी के लिए अलग अलग होता है, ताकि अलग डाइवर्सिटी है, ताकि वो अलग अलग टाइप की माइक्रोऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक को डील कर सके, मार सके, उनका कीमा बना सके। एक्चुअली सिंपल सा अल्फाज में अगर आपको ये मैं बताऊँ तो अब होता क्या है कि इसके स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं तो उसके पास क्या होती है, लाइट चेन होती है। तो ये लाइट चेन जो होती है एक्चुअली वो वेरिएबल रीजन होता है जो डिसाइड, जो एक्चुअली डाइवर्सिटी कायम करता है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्स्टेंट रीजन। ये जो रीजन होता है कॉन्स्टेंट होता है, तो इसको हम हेवी चेन बोलते हैं। ये जो रीजन होता है इसके साथ एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है, धसी होती है किसके साथ, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल धसी होती है। इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट भी कह देते हैं आपकी एंटीबॉडी का। और एक और बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इनकी भी 5 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं आपकी एंटीबॉडीज़ की, एंटीबॉडीज़ हैव, ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं बच्चे इनकी होती है हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं। क्या होती हैं, 5 टाइप्स होती हैं, जिनको हम एक्चुअली क्या बोल सकते हैं, इनको हम अम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलिन। तो स्टूडेंट्स हम इनको ऐसे भी बोलते हैं और उसको हम अम्यूनोग्लोबुलिन को, उनकी जो 5 टाइप होती है वो कैसे होती हैं हमारे पास। पहले टाइप जो आती है हमारे पास वो आती है IgM। IG जो I और G जो होगा इसमें वो होगा कैपिटल, G जो होगा इसमें स्मॉल होगा और M जो होगा इसमें कैपिटल होगा बच्चे। इसी तरीके से बच्चे होता क्या, हमारे पास जो अगली टाइप आती है वो आती है जो आती है IgE। तीसरी टाइप जो होती है हमारे पास इसकी IgD होती है। और तो चौथी टाइप जो होती है हमारे पास होती है IgM, IgD। और इसके बाद होती है हमारे पास IgA भी होती है। क्या होती है, IgA भी होती है। और इसके अलावा भी हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं IgG, हाँ IgG भी होती है एक्चुअली, सॉरी मेरे से थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, IgG भी होती है। तो ये जितनी भी टाइप्स होती हैं इन सब टाइप्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं आपकी इम्यूनिटी के अंदर। तो ये 5 टाइप की क्या होती हैं आपके पास, क्या होती है आपकी एंटीबॉडीज़ होती है जिनको हम अम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। एक्चुअली प्रोटीन होती हैं। अम्यूनोग्लोबुलिन एक्चुअली क्या होती है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। किससे बनी होती है, प्रोटीन होते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। इनकी 5 टाइप मैंने आपको बता दी है, IgM, IgE, IgD, IgA, IgG। इन सब के डिफरेंट फंक्शन होते हैं आपकी किसके अंदर, आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर। सो स्टूडेंट दिस इज टोटल ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। अगर आपको बच्चे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और हम मिलते हैं हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर। तब तक आप मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी सजेशन आप चाहते हैं मैं आपको ज़रूर दूंगा। और मैं आपके लिए शॉर्ट आंसर जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखे हुए इन द लास्ट वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो तब तक आप पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में।